तो मुस्लिमों के मन में क्या है, जो वोटर है मुस्लिम वोटर, उनके मन में क्या है, ये जानने की आज हम कोशिश करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मोहसिन रजा बीजेपी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, राजू बख्शी साहब कांग्रेस से जुड़ रहे हैं, अरशद आबिद समाजवादी पार्टी से, अतहर हुसैन मुस्लिम चिंतक है हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अमिताभ अग्निहोत्री जी के न्यूज प्रधान संपादक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चर्चा की शुरुआत अमिताभ जी से हम कर रहे हैं। अमिताभ जी, जिस तरीके से हम देख रहे हैं काफी सारी सीटें दी गई हैं इस बार बसपा द्वारा, मुस्लिम उम्मीदवार उतारे गए हैं, लेकिन मुस्लिम वोटों को इधर से उधर करने के लिए तमाम लोग भी सामने आ रहे हैं, लेकिन एक ही तरफ नहीं है, कोई इधर जा रहा है कोई उधर जा रहा है। अब सवाल तो बनता ही है, यहां पर एकजुटता तो कहीं दिखाई देती नहीं, वोट एक जगह कहां पड़ेगा, किस तरीके से आप देखते हैं? पंकज, दिल्ली से गाजियाबाद से जब आप मेरठ की तरफ जाइए तो रोड के दोनों साइड होर्डिंग लगे दिखेंगे आपको। असली जैन शिकंजी वाला इतने किलोमीटर आगे, नक्कालों से सावधान, किधर जा रहे हैं, असली जैन शिकंजी वाला इधर है। वही स्थिति उत्तर प्रदेश के चुनाव में हो गई। मौलाना और इमामों ने भी ऐसे होर्डिंग लगा लिए कि असली इधर है, हमसे मिलो, और सियासी पार्टियों ने भी ऐसे होर्डिंग लगा लिए कि असली हितैषी हम हैं, हमसे मिलो। मामला बिल्कुल ऐसा लग रहा बाजार जैसा हो गया। और इस सूबे की बदनसीबी ये कि एक ही दो आंकड़े दूंगा जिससे सब भ्रम दूर हो जाएंगे कौन किसके साथ खड़ा है। 1,08,000 सिपाही हैं उत्तर प्रदेश पुलिस में। कितने? 1,08,000। उसमें 4,400 सिपाही केवल मुसलमान है। इतने खैरख्वाह हैं सारे लोग मुसलमानों के। जाने कौन कौन मुख्यमंत्री रह गए। और एक दूसरा आंकड़ा दूंगा, उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की साक्षरता का प्रतिशत पश्चिम बंगाल, असम और बिहार से भी गया गुजरा है। केवल 35% मुसलमान उत्तर प्रदेश में साक्षर है। और सारे हुक्मरान, सारे पॉलिटिकल लीडर्स अपने गले में ये ताबीज लटकाए घूम रहे हैं कि हमसे ज्यादा खैरख्वाह इस कौम का कौन। और ये कौम जो है कहां खड़ी है ये हमको दिख रहा है। इससे ज्यादा बड़ा ढोंग कहीं कोई हो नहीं सकता। हिंदुस्तान भर में अगर सबसे कम पढ़ा लिखा मुसलमान कहीं है तो उत्तर प्रदेश में। क्यों? छोड़ दीजिए भाजपा का शासन कुछ समय का, कल्याण सिंह का, राजनाथ सिंह का, रामप्रकाश गुप्ता का, छोड़ दीजिए। बाकी समय तो आप ही लोग रहे सब, जिन्होंने ये कसम खाई कि हम मुसलमानों के साथ हैं। लेकिन मुसलमान को पढ़ाया नहीं, मुसलमान को नौकरी में हिस्सेदारी नहीं दी, मुसलमान को दरोगा नहीं बनाया, सिपाही नहीं बनाया, मास्टर नहीं बनाया, कंपाउंडर नहीं बनाया, डॉक्टर नहीं बनाया, उसको पंचर जोड़ने के लिए सड़क पर बैठा दिया। इसलिए ये मौलाना उग आए हैं, इसलिए ये ठेकेदारी प्रथा डेवलप हुई है जी। अगर 70% मुसलमान पढ़ा हुआ होता उत्तर प्रदेश में तो लिखकर रख लीजिए मेरी बात, इस ढंग की ठेकेदारी करने की कोई हिम्मत नहीं करता। अतहर हुसैन साहब हिंदुस्तान के सबसे ज्यादा बड़े सेकुलर नेता उत्तर प्रदेश में, और उसके बाद मुसलमान की सबसे खराब हालत उत्तर प्रदेश में। जी अब तो आवाज ही चली गई। अतहर हुसैन साहब, अतहर हुसैन साहब, अब तक आवाज पहुंच रही है तो अपनी बात रखें। मुस्लिमों की स्थिति, वोट के लिए तो हर कोई
आज डोरे डाल रहा है, लेकिन स्थिति क्या है आप जानते हैं? जी, अब आवाज आई। अतर हुसैन साहब, मुस्लिमों की स्थिति क्या है आप अच्छी तरह जानते हैं। सियासी फायदा उठाने के लिए हर कोई कोशिश कर रहा है इस बार भी। जी जी जी, बिल्कुल। जैसा कि अभी आपकी स्टोरी का जो इंट्रोडक्शन है उससे जो निकल के आया कि धर्म गुरुओं ने जिस तरह से हर इलेक्शंस के पहले आके एक ऐलानात करते हैं कि ये पार्टी बहुत मुफीद है, फायदे के लिए है मुसलमानों के लिए, और आप इसको वोट दें, तो मैं इसमें एक बात बस ऐड करना ये चाहता हूं कि धर्म गुरुओं का जो काम है, जो मदरसा से ट्रेंड आते हैं या जो नमाज के लिए लोगों को मस्जिद में बुलाना, नमाज पढ़ाना, या जो इस्लाम के कुछ जो सब जानते हैं कुछ अरकान है जिसमें रोजा रखना या ज़कात देना, तो मेरा मानना है कि वो इन कामों में बहुत नाकामयाब हैं, क्योंकि जो मुसलमानों की आबादी है जिस हिसाब से नमाज फर्ज है, तो मस्जिदों में उतने लोग आते नहीं हैं, ना ज़कात पूरी दी जाती है। तो ये अब वो काम कर रहे हैं जो उनका काम नहीं है। लोगों को कह रहे हैं कि वोट डालो, जो कि वोट वो क्यों डाले उनके कहने पे, जो उनके कहने पे वो काम भी नहीं करता जो इस्लाम धर्म में जो धर्म गुरु का काम है। रही बात, हमारे उत्तर प्रदेश में बहुत बड़े बड़े सेक्युलर लीडर रहे हैं, और ये हमारे जैसे अमिताभ जी हमारे वरिष्ठ हैं, मतलब हमारे मैं इनके साथ काफी मेरा वो रहा है कि मैंने इनसे कुछ सीखा भी है। तो अमिताभ जी भले जानते हो, क्योंकि इनका भी उत्तर प्रदेश में पत्रकारिता में बड़ा इनका असर रहा है कि यहां से सेक्युलर लीडरशिप तो निकलती है, पर जब वो लीडरशिप को अपना दायित्व पूरा करना होता है, जब उसको डिलीवर करना होता है, वो नहीं कर पाती। कहीं ना कहीं वो उन्हीं नारों के जरिए, उन्हीं चीजों में उसका मूवमेंट हो जाता है। मिसाल के तौर पे अगर उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव एक बड़े कद्दावर नेता आए, मायावती जो क्लेम करती हैं एक बड़ी नेता हैं और उन्होंने भी सेक्युलरिज्म की बुनियाद पर काम किया, उससे पहले कांग्रेस पार्टी रही, पर आज अगर हम सच्चर कमेटी के द्वारा दिए गए आंकड़ों को ही देख लें, इतने दिनों से कुल मिला के अगर सेक्युलर लीडरशिप के हाथ में उत्तर प्रदेश की बागडोर रही है, तो कहां डिलीवर हुआ है? हम वो स्थिति मुसलमानों की वहीं है, चाहे वो उनकी नौकरी का मसला हो, चाहे उनके तालीम का, आपके पास अगर अतर हुसैन साहब फिर आएंगे। अरशद आबिद, मेरा सवाल जो मैंने शुरुआत में कहा था, 1,08,000 सिपाही उत्तर प्रदेश में कुल, उसमें 4,2500 केवल मुसलमान, आबादी है 20%। और नेता कौन कौन रहे? नरेंद्र तिवारी, हेमवती नंदन बहुगुणा, वीर बहादुर, विश्वनाथ प्रताप, मुलायम सिंह यादव, मायावती जी। देश के इतने बड़े बड़े सेकुलर लीडर यहां हुक्मरान रह गए। हिंदुस्तान भर में मुसलमान की पढ़ाई लिखाई के मामले में सबसे खराब हालत उत्तर प्रदेश में, केवल 35% मुसलमान नाम लिखना जानता है, साक्षर है। अरशद आबिद, जी अमिताभ जी, अरशद आबिद, आप तक आवाज पहुंच रही है? जी जी आवाज आ रही है। क्या कहिएगा जी? हाँ, आज जो आपके चैनल कैनिज का इशू है, बहुत अच्छा इशू है, बोल रहा हूं पंकज जी। अमिताभ जी, हमारा देश 15 अगस्त 1947 में आजाद हुआ, लेकिन हमारे देश में पहला इलेक्शन 1952 में हुआ। और मैं ज्यादा पीछे नहीं जाना चाहूंगा, क्योंकि ज्यादा पीछे जाऊंगा तो कुछ बातें और निकलकर सामने आएंगी। लेकिन मैं एक बात कहूंगा कि 1977 में जब जनता पार्टी की सरकार बनी, तो मुसलमानों को उनके हक हकूक देने की बात की गई। फिर जनमोर्चा आया 1989 में, जनमोर्चा में भी मुसलमानों को काफी भागीदारी दी गई, क्योंकि जब मुलायम सिंह यादव जी पहली बार उत्तर प्रदेश के जनमोर्चा जनता दल यानी उसकी सरकार के मुख्यमंत्री हुए, तो उससे पहले मुसलमानों अरे मैं क्या पूछ रहा हूं, आप क्या जवाब दे रहे हो भाई? अरशद आबिद, मैंने नहीं पूछा जनमोर्चा और आजादी, मैंने पूछा इतने बड़े बड़े सेकुलर नेता उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, उत्तर प्रदेश में केवल 35% मुसलमान पढ़ा लिखा क्यों?
ये पूछा मैंने। देखिए अमिताभ जी, मैं दे रहा हूं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं। जब पहली बार 1989 में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव जी, जो संरक्षक हैं, वो मुख्यमंत्री बने, तो मुसलमानों को पढ़ने का पूरा मौका दिया गया। 1993 में जब दूसरी सरकार सत्ता की बनी, 2003 में जब तीसरी सरकार बनी, अरे आपने कोई मौका नहीं दिया। मौका दिया होता तो ये हालत नहीं होती ना मित्र। पार्टी की फुल मेजोरिटी की बनी। नहीं, आप मौका नहीं दिया, किसी ने मौका नहीं दिया। माफ करिए अरशद आबिद साहब, 70 साल में 35% आदमी पढ़ पाया और आप कह रहे हो कि हमने मौका दिया। और जो मुसलमान ब्यूरोक्रेट्स थे, जिस ऐसा झूठ नहीं बोलो मित्र, पोस्टिंग दी गई। और मैं बता रहा हूं आपकी जानकारी के लिए, क्योंकि आचार संहिता नहीं 70 साल की आजादी और 35% मुसलमान पढ़ा पाए आप लोग मिलकर पर भी लागू है। नहीं, इतनी ज्यादा भर्तियां समाजवादी पार्टी की सरकार साहब, और जितने ज्यादा बात वो कहिए जो हजम हो। तो जब उत्तर प्रदेश में चुनाव आता है, मुस्लिम वोटरों की गोलबंदी शुरू हो जाती है, घेरने की कोशिश हो जाती है। तमाम लोग अपने अपने तरीके से मुस्लिम वोटरों को रिझाने की कोशिश करते हैं और कई लोग रिझाने में कामयाब भी रह जाते हैं और कोई लोग पीछे छूट जाते हैं। और इस बार लेकिन धर्म गुरुओं ने भी ठेका ले रखा है। हम ठेका इसलिए कह रहे हैं क्योंकि धर्म गुरु अलग अलग तरह से सामने आकर कह रहे हैं कि आप वोट कीजिएगा कहना तो अच्छी बात है, लेकिन फलानी पार्टी को कीजिएगा। और ऐसा नहीं है कि सब धर्मगुरु एक ही तरफ जा रहे हों, सब अलग अलग तरफ जा रहे हैं। यानी कि वोटों की चिंता छोड़कर अगर मुस्लिमों के विकास की चिंता यहां की गई होती तो जो आंकड़े आज सामने आ रहे हैं वो आंकड़े आज सामने नहीं होते। हम पैनल के बाद सीधे चल रहे हैं अमिताभ अग्निहोत्री जी के पास, के न्यूज प्रधान संपादक। अमिताभ जी, वाकई में चिंताजनक स्थिति है। आंकड़े जो बताते हैं वो आंकड़े सही नहीं है। जिस हिसाब से शासन हुआ है, जिस हिसाब से वादे हुए हैं, जिस हिसाब से मुस्लिमों को लेकर काम के दावे हुए हैं इस प्रदेश में। मोहसिन रजा, मेरा सवाल बहुत संक्षिप्त और बहुत सीधा। अगर इमामों ने, मौलानाओं ने, मौलवियों ने मुसलमानों को पढ़ाया होता तो 70 साल में 35% आदमी केवल साक्षर नहीं होता यूपी में। और अगर सरकारों ने मुसलमानों को भागीदारी दी होती नौकरियों में तो उत्तर प्रदेश के जितने दरोगा हैं उसमें 7.5% मुसलमान है कुल, और जितने इंस्पेक्टर हैं उनमें 4% मुसलमान, और 1,08,000 सिपाही भर्ती है इस वक्त उत्तर प्रदेश में, उसमें केवल 4,400 मुसलमान। यानी ना तो सियासतदानों ने ईमानदारी बरती, ना मौलानाओं और इमामों ने ईमानदारी बरती। जितनी मेहनत चुनाव में करते हैं इमाम साहब, उतनी मेहनत अगर कौम को पढ़ाने में किए होते तो तस्वीर बदल गई होती। अमिताभ जी, आज का इशू बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा इशू आपके चैनल ने उठाया है। मैं चाहता हूं इस पर संजीदगी से डिबेट अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात होगी। और ये सियासी डिबेट तो होगी, लेकिन सियासत के साथ साथ ईमानदारी सामने रखी जाए और उस पर हम बात करने जा रहे हैं। आपने जो सवाल उठाया, इसमें जो भी मौलानाओं की आप बात कर रहे हैं, मैं नहीं जाता, ठीक है, उनकी अपनी मर्जी है, वो कर रहे हैं ऐलान। अभी अदर साहब ने बड़ी अच्छी बात कही कि उनका जो काम है अगर वो करें तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन यहां पर एक सवाल और भी पैदा हो जाता है कि आखिर उनके घर के बच्चे डॉक्टर इंजीनियर कैसे बन जाते हैं और अब्रॉड में कैसे पढ़ने चले जाते हैं, यही मौलानाओं के बच्चे। ये भी एक सवाल बहुत बड़ा है, आवाम के बीच में जाना चाहिए। जिस आवाम को वो आज ये बताना चाहते हैं कि आप जाइए और फला को वोट दे दीजिए, ये हमारे हक में बेहतर है। अगर यही सारे सियासी दल हमारे हक में बेहतर रहे होते तो आज ये हाल मुसलमान का क्यों होता है हिंदुस्तान के अंदर। जो हमारे और भी रहबर रहे मुसलमान अलग अलग पार्टियों में, मैं इस वक्त सियासत से हट के बात करूंगा। बहुत अच्छा इशू आपने छेड़ा है, मेरे दिल से जुड़ गया और मैं बहुत भावुक भी हो गया हूं इस बात को लेकर। बहुत अच्छा इशू है, लेकिन संजीदगी से सुना जाए। इसको भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता समझकर न सुनिएगा, मोहसिन रजा समझकर सुनिएगा, एक अच्छा इंसान समझकर सुनिएगा। बात यहां पर यह है कि जो लीडरान थे उनका आकलन क्यों नहीं किया कौम ने। जो बड़े बड़े लोग आज बड़े बड़े ओहदों पर बैठे हैं, आखिर हमारे यहां डॉक्टर इंजीनियर क्यों नहीं पैदा हुए, इसकी जिम्मेदारी किसकी थी। अगर हम सियासत के दौर में जाएंगे अमिताभ जी, तो सब उंगली उठाएंगे, भारतीय जनता पार्टी को कम्युनल पार्टी बताकर किनारे खड़ा करेंगे।
लेकिन क्या वो पार्टियां जिन्होंने हमारे पर 65 साल हमारे वोट को खरीदा और बेचा, जिन्होंने हमारे पर सिर्फ हमदर्दी का मरहम लगाकर हमें मदरसे तक सीमित कर दिया, एक टोपी लगा दी, एक कुर्ता पैजामा दे दिया, एक हाथ में सिपारा दे दिया, इससे क्या हमारा भविष्य तय हो जाएगा? इससे हमारा फ्यूचर बन जाएगा? इससे हमारा क्या विकास हो जाएगा? हमें विकास की मुख्य धारा में क्यों नहीं जोड़ा गया? उन मुसलमानों ने क्यों नहीं जोड़ा जो 65 साल हिंदुस्तान की हुकूमत में राज करते रहे, चाहे वो कांग्रेस के साथ रहे हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी के साथ रहे हो, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी के साथ रहे हो। आखिर उन्होंने ये काम क्यों नहीं किया जो आज हमारी पूरे मुस्लिम कम्युनिटी या मुस्लिम समुदाय जो है वो उथल पुथल पड़ा हुआ है। अब दूसरी बात आपने कही कि दरोगा और सिपाही, तो दरोगा और सिपाही की बात अगर आती है तो ये तो दिखाने के लिए सियासत होने लगी। फिर हम तो ये चाहते हैं, हम आज भी ये चाहते हैं कि हमको पहले शिक्षा दी जाए, हमको सबसे पहले एजुकेशन दी जाए, हमें खाना दे दिया जाए, एजुकेशन दे दी जाए, बाकी सारे काम हम कर लेंगे। हमें जरूरत नहीं है हमदर्दी की किसी की। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट टहलती रही, कभी इस मेज पर, कभी उस मेज के ऊपर। बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ में अलायंस करके सरकार चलाती रही और सच्चर कमेटी, रंगनाथ मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट ये बताती रही कि ये दलितों से भी नीचे चले गए, ये सबसे ज्यादा पिछड़ रहे हैं, इनको मोहसिन भाई आपकी कुछ बातें दुरुस्त है। मोहसिन भाई, मैं राजीव बख्शी को बहस में ले आऊं, फिर आऊंगा आपके पास। मैं राजीव बख्शी जी को बहस में ले आऊं। राजीव बख्शी साहब, मेरा सवाल सिर्फ इतना, सियासत ने जब चिंता की मुसलमान की तो कहा कब्रिस्तान में दीवार बनवा देंगे। सियासत ने जब चिंता की मुसलमान की तो कहा मस्जिद में कूलर लगवा देंगे। जबकि होना यह चाहिए था कि मुसलमान का बेटा अच्छी शिक्षा पाए ताकि नौकरी कर पाए, सरकारी नौकरियों में मुसलमान की भागीदारी बढ़ती, प्राइवेट सेक्टर के लिए योग्य बनता, उस ओर ध्यान नहीं गया। बख्शी साहब, इतने बड़े बड़े सेकुलर लीडर हो गए इस सूबे में, लेकिन मुसलमान की हालत तो नहीं बदली। अमिताभ, पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि आज करीब 70 साल की आजादी के बाद आज हम मुसलमानों के डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं और आज इस चीज की बात कर रहे हैं कि उनकी एजुकेशन नहीं हो पाई, उनको खाना नहीं मिल पाया, उनको नौकरी नहीं मिल पाई। और मेरा मानना इस चीज का यह है कि इसमें, जैसे मोहसिन भाई ने कहा, कि शायद ये पार्टियों की बात नहीं है बल्कि एक हमारे समाज का बड़ा भारी दुर्भाग्य है कि आज इस बात का भी विश्लेषण करने की आवश्यकता है कि ये क्यों नहीं हो पाया। क्या ये धर्मगुरुओं से रिलेटेड था या क्या ये मुस्लिम समुदाय का एक अपनी किसी प्रकार की सोच थी जिस कारण से वो शिक्षा के जगत के अंदर वो आगे नहीं बढ़ पाए। मेरा मानना यहाँ पर यह भी है कि सरकारें किसी को शिक्षा नहीं दिला सकती। मेरा मानना यह है कि अगर आप अस्पताल नहीं जाना चाहते हैं तो सरकारें कि आपको जाके अस्पताल में नहीं लेकर जाएंगी। मेरा मानना यह है कि अगर आपको एक संस्कारी व्यक्ति बनाना है तो सरकारें आपको संस्कारी व्यक्ति नहीं बना सकती हैं। हम लोग नियम और कायदे और कानून जरूर बना सकते हैं। आज देश के कॉन्स्टिट्यूशन को देखते हुए और कॉन्स्टिट्यूशन की धाराओं के जो उसका एक सर्किल है, उसके अंदर उन सब चीजों को इंप्लीमेंट कराया जा सकता है, बट उनको किसी चीज पे मजबूर नहीं किया जा सकता है। और जहां तक कि आज मुस्लिम वर्ग के वोट बैंक के होने की बात है, ये और उससे भी बड़ा दुर्भाग्य है कि आज शायद हमारी सक्सेसिव गवर्नमेंट्स ने या हमारे सक्सेसिव नेताओं ने आज मुसलमानों को या तो अशिक्षित रखा है और या मुसलमानों ने खुद भी शिक्षा ग्रहण करने की वो चेष्टा नहीं जताई है या उस चीज की कोशिश नहीं करी है, जहां पर वो सिर्फ एक वोट बैंक बन के रह गए हैं। आज जरूरत इस बात की है कि ना ही कि उनको शिक्षा की जरूरत है, और शायद ये धर्मगुरु या मुस्लिम समुदाय के जो वरिष्ठ लोग हैं उनका दायित्व भी इस चीज पे बहुत बड़ा बनता है कि वो किस तरह से अपने लोगों को प्रेरित करें और उनसे कहें कि शिक्षा आज धर्म से बड़ी शिक्षा है, धर्म से बड़ी इस बात की जानकारी है कि आपको एक अगर देश का नागरिक बनना है और किस तरह से आप इस देश के अंदर एम्प्लॉयमेंट ले सकते हैं और किस तरह से इस देश के एक आम नागरिक बन के आप रह सकते हैं। क्योंकि मेरा मानना इसमें यह भी है कि
आज जो परिस्थितियां बन गई हैं उन परिस्थितियों के अंदर मुसलमान ना ही ठीक है राजीव बख्शी जी महसूस करता जी राजीव बख्शी आइए आपके पास। अतर हुसैन साहब, क्या हिंदुस्तान के सियासतदानों के लिए गरीब और बिना पढ़ा लिखा मुसलमान मुफीद है? अतर हुसैन, उसको समाग्रहित करने की आवश्यकता है। जी जी, देखिए पॉलिटिक्स की अगर हम लोग बात करें तो हाँ जरूर, मतलब ये तो सियासतदानों की कहा जाए कि पहली चॉइस होती है कि हर चीज वो वोट बैंक की राजनीति में करते हैं। अगर उन्होंने लगता है कि अगर मुसलमान एक हमारे लिए वोट की सिर्फ हैसियत रखे और ज्यादा जागरूक हो जाएगा और वो अपनी इच्छाएं व्यक्त करेगा तो उनको तकलीफ देगा। पर लार्जर इशू जो अमिताभ जी वो ये है कि मुसलमान भी इस मुल्क का उतना ही नागरिक है जैसे और कौमें, और समुदाय की जो ख्वाहिशात हैं इस लोकतंत्र से, वही ख्वाहिशात मुसलमान की भी हैं। उनको भी अपने बच्चों के लिए अच्छी तालीम चाहिए, रोजगार चाहिए है और सेहत के अच्छे एवेन्यूज चाहिए हैं जिसमें उनको हर चीज वो मिले जो और समाज के लोग भी चाह रहे हैं। वो हट के नहीं है, वो इसी समाज का एक हिस्सा है। ये हमारे सिस्टम में खासतौर से कुछ पॉलिटिकल पार्टीज का ये मानना है कि उनको एक अलग करके रखो जिससे, और उसमें हमारे धर्म गुरु लोग भी साथ देते हैं और वो लोग जो मुसलमान अपने आप को जो नेता बताते हैं, मैं नेता इसलिए नहीं कहूंगा क्योंकि उनका समाज के साथ अगर जुड़ाव नहीं है, समाज के साथ एक कड़वी बात जरूर ध्यान आ गई, वो भी कह दूं फिर आप अपनी बात जारी रखिएगा। बाकी को छोड़ो, बाकी को छोड़ो, कश्मीर में जो अलगाववादी है बड़े नेता, बड़े छोटों की बात नहीं कर रहा, उनमें से 99% के बाल बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं। विदेश में जितने बड़े इमाम और जितने बड़े मौलाना, उनके सबके बाल बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं, छुट्टी मनाने विदेश जा रहे हैं। लेकिन जो नमाज पढ़ रहा है सालों साल उस मस्जिद में, उसका बेटा पंचर जोड़ रहा है। ये क्यों? अतर हुसैन साहब, जी बिल्कुल आपने सही कहा, और ये बात सब जानते हैं कि चाहे जितना बड़ा वो अगर मौलवी होगा और हायरार्की में ऊपर मुस्लिम नेता होगा, उसको उतना ही ज्यादा फायदा हो रहा होगा, यह सब जानते हैं। और इसमें कोई बड़ी बात नहीं। कश्मीर के चाहे वो जिनका आपने, मैं नाम नहीं लूंगा, जितने भी हुर्रियत के लोग हैं, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के जितने भी नुमाइंदे हैं, माना जाता है सब उनके घर विलायत में है, किसी का लंदन में है, कहीं यूरोप में है, सबके बड़े बड़े घर हैं। तो ये एक बड़ी कड़वा सच है हमारे साथ। और ये खासतौर से जहां आइडेंटिटी पॉलिटिक्स होती है उसमें आपको ये देखने को जरूर मिलेगा। मुसलमानों की भी आइडेंटिटी पॉलिटिक्स होती है, उनके कुछ चिन्हित चेहरे ले लिए जाते हैं। और अभी तक जब तक दलित आंदोलन इतना मुखर नहीं हुआ था, तो उससे पहले भी अगर हम दलित समाज में देखें तो यही किस्म के चेहरे थे जो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स करते थे, अपने लिए सारे चीजें हक पा लेते थे और वो जोड़ तोड़ की राजनीति करके, चाहे वो महाराष्ट्र के पुराने दलित नेता हो, वैसे ही बिहार में हमारे एक बड़े नेता हैं, तो वो यही करते आ रहे हैं। तो वही कुछ ना कुछ आपको स्वरूप मुसलमानों की आइडेंटिटी पॉलिटिक्स या उसके जो नुमाइंदे हैं उनका ये एक कथनी और करनी में फर्क दिखता है, और वो सामने है जैसा आपने अभी उजागर किया। जी, तो अक्सर आपने देखा होगा जो बात का हम जिक्र कर रहे हैं, मुस्लिमों के वोट बैंक को लेकर चर्चाएं होती हैं, सियासत होती है, समीकरण बैठाए जाते हैं, गणित जोड़ा जाता है, कहां पर कितना मुस्लिम वोट बैंक है, वहां पर जीत कैसे मिल सकती है। हमने 100 उम्मीदवार उतारे हैं, फलानी ने 25 उम्मीदवार उतारे हैं, उसने 50 उम्मीदवार उतारे हैं, लेकिन मुस्लिम के मन में क्या है, उसकी स्थिति क्या है, इसका जिक्र कोई नहीं करता और न कोई चर्चा करना चाहता है इस बाबत। लेकिन हम कर रहे हैं। पैनल के पास सीधे चल रहे हैं अमिताभ अग्निहोत्री जी के पास, के न्यूज प्रधान संपादक। अमिताभ जी, वाकई में कोई चर्चा करना नहीं चाहता, और आज की ये चर्चा अहम भी है, जिस तरीके से मोहसिन रजा खुलकर बोल रहे थे इस बाबत। बिल्कुल, ये कड़वे सवाल हैं, इनसे हर आदमी बचना चाहता है। कोई नहीं चाहता कि कड़वे सवालों से उलझे, मुंह का जायका बिगड़ जाता है लोगों का। अरशद आबिद साहब, बहुत सीधा सवाल, 1947 में मत जाइएगा, सीधा जवाब दीजिएगा, समय कम होगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जितने बड़े मुस्लिम नेता हैं, सबकी माली हालत अद्भुत है।
लक्ष्मी की कृपा है अद्भुत। किसी पार्टी के मुस्लिम नेता उठा के देख लो, महाराजपुर से चलो गाजियाबाद के और सहारनपुर तक, लेकिन जिनके वो नेता हैं, जिस भीड़ के, उस भीड़ के पास लुंगी भी फटी है, तहमद भी फटा है और कुर्ता भी फटा है। और ये आज से नहीं, 30 साल से तो मैं ही देख रहा हूं, 35 साल से। अरशद आबिद, अमिताभ जी, आपने जो सवाल किया है और आपने उसका जवाब भी दे दिया है। आपकी बात बिल्कुल सही है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में ही नहीं, लेकिन मान लीजिए कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में जो मुस्लिम नेता हैं वो बड़े आर्थिक रूप से बहुत संपन्न हैं, माली हालात उनके बहुत ज्यादा अच्छे हैं, लेकिन जो मुस्लिम है गरीब, वो काफी तादाद में बहुत गरीब है, शोषित है, पढ़ा लिखा नहीं है, स्कूल नहीं उनके बच्चे जा पा रहे हैं। लेकिन अमिताभ जी, इसके पीछे बहुत लंबी कहानी है, बहुत लंबी कहानी है। किसी दिन आप एक नॉन पॉलिटिकल डिबेट रखिए और 2-3 घंटे की डिबेट रखिए, दिन में रख लीजिए, उस पर पूरी एक बहस हो सकती है, चर्चा हो सकती है। और आपने एक बड़ा अच्छा सवाल किया था, टीवी पे लंबी कहानी का वक्त कभी नहीं मिलेगा मित्र। जितने बड़े-बड़े मौलाना है हमारे मुल्क के। अरशद आबिद साहब, सीधा सवाल ये था कि आप लोगों ने कुछ सोचा, कुछ काम किया, आप वोट मांगने के लिए तो चले जाते हैं, वोट के लिए अपील तो आप करते हैं, सीधा सवाल ये है। नहीं, सीधा सवाल ये था, लेकिन दूसरा सवाल भी था पंकज जी। ये सच है कि मुसलमानों के हालात इस मुल्क में एजुकेशन के मामले में और आर्थिक लेवल पर ज्यादा अच्छे नहीं है। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट और रंगनाथ मिश्रा की रिपोर्ट साफ साफ कहती है कि मुसलमानों के हालात जो है दलितों से भी बदतर हैं, दलितों से, जबकि दलित तो लाखों हजारों साल से पीड़ित हैं, बेचारे पीड़ित हैं। और मुसलमान तो अरशद आबिद जी क्यों है, समझते हैं, अरशद आबिद जी क्यों है, उत्तर प्रदेश में क्यों है, साल से पीड़ित नहीं है, लेकिन उसके बावजूद ठीक है, अरशद आबिद साहब, आपकी बात हो गई बात। मोहसिन रजा, वही सवाल आपसे, मैं केवल पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अगर उदाहरण मान लूं तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में राइट फ्रॉम गाजियाबाद टू सहारनपुर, उत्तराखंड बॉर्डर, जितने मुस्लिम नेता हैं पार्टियों में, वो सब अखंड अरबपति हैं और उनके पीछे जो भीड़ है, जिसके वो सरमाएदार हैं, उसकी तहमत फटा है और कुर्ता फटा है। अमिताभ जी, इस सवाल का जवाब कोई बहुत ईमानदारी से दे नहीं पाएगा, क्योंकि सारे के सारे हमारे मुसलमान भाई किसी न किसी के साथ जुड़े रहते हैं और अपना फायदा लेने के लिए उसकी तारीफ कर देते हैं। सभी के साथ एक परेशानी है, लेकिन आपने जो सवाल उठाया मैं उन पर जवाब देना चाहता हूं। आपको अगर जो भी संपन्न हमारे मुसलमान भाई हैं, हमें खाली ये बता दें, क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती थी, या जिन्होंने पॉलिटिक्स करी 50-50, 60 साल, उनकी जिम्मेदारियां नहीं बनती थी कि वो अच्छी यूनिवर्सिटीज खोले। तमाम आप देखिए, अगर एजुकेशन की फील्ड पर जाए, सरकार ने अगर काम नहीं किए, जैसा कि बख्शी जी ने भी कहा कि कांग्रेस ने ये नहीं किया कि शिक्षा की तरफ ले गए, इन्होंने कहा नीति बना दी, तो नीति बनाकर तो उन्होंने क्या किया, दलितों के सर पर एक डलिया रख दी कि तुम ध्वजा ढो, और मुसलमानों के सर पे एक टोपी रख दी कि तुम नमाज पढ़ो, मदरसे में जाओ। इसके सिवाय इन्होंने दिया क्या? और इन्होंने दिया भी कुछ नहीं। आज भी बांटने की राजनीति कौन कर रहा है? और मुसलमान आज हाशिए पर अगर है तो इनकी वजह से है। अब हम बात कहना चाहते हैं दूसरी, कि आज अगर इस मौजूदा सरकार की आप बात करें तो 5 विश्व स्तरीय यूनिवर्सिटी की बात आज इस सरकार ने की है, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में है। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं भारतीय जनता पार्टी का सदस्य हूं या कार्यकर्ता हूं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि क्या इनके नेताओं को यह कभी नहीं सूझा कि ये अल्पसंख्यकों को अगर शिक्षित कर दिया जाए तो ये डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, हथियार न उठाए, ये बम न फोड़े, ये सुसाइड बॉम्बर न बने। ये तो बनाने की जिम्मेदारी इन्होंने ली थी। ये जो आज हाशिए पर हमारा भाई इधर से उधर घूम रहा है और हमसे डरा दिया कि यहां ना जाना, यहां जाओगे तो हिंदू हो जाओगे, मजहब चला जाएगा। तो ये बांटने की राजनीति करके मुसलमानों को बर्बाद किसने किया है? ये जिम्मेदारी अमिताभ जी ईमानदारी से बताइए किसकी है? और एक तबके को मुसलमानों के थोड़ा सा मालामाल कर दिया। अब सारे के सारे गरीब मुसलमान उनके दर पे बैठे रहते हैं।
कि मौलाना साहब कुछ कहते तो मैं चलूं, नेताजी कुछ कहते तो मैं पढ़ूं, तो सारी लड़ाई तो बेचारा रोजी रोटी की लड़ रहा है, बाकी लोग ड्राइंग रूम में बंद हैं, उनके बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं। ऐसे नहीं होता है, ईमानदारी की बात कीजिए। आज मोहसिन खान साहब, ठीक है, मैं राजीव बख्शी से सवाल ले लूं। इंजीनियर भी निकले। राजीव बख्शी जी, वही सवाल जो मैं पूछ रहा था अतर हुसैन साहब से, क्या बिना पढ़ा लिखा गरीब मुसलमान हिंदुस्तान के सियासतदानों को सूट करता है? अमिताभ, मेरे अलावा शायद मेरे साथ मेरे 3 मुसलमान भाई यहां बैठे हैं, और जैसे हमारे बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा कि साहब ये शायद कांग्रेसी इस चीज की दोषी है, तो शायद मेरे ख्याल से ये तीनों लोग, मेरे तीनों भाई जो मेरे साथ में बैठे हुए हैं, ये कांग्रेस की ही पैदाइश के, कांग्रेस के ही राज्य के दौरान के पढ़े लिखे लोग होंगे जरूर। तो पहले तो मैं इस बात को, बीजेपी की बात को नकारता हूं, और मैं इस चीज को कहता हूं कि शायद मुसलमानों के लिए या किसी भी वर्ग के लिए आज कांग्रेस पार्टी कल और आज और आने वाले समय में भी हर एक वर्ग को साथ लेकर चलने वाली एक पार्टी है, जिस पार्टी ने कभी किसी के बीच में भेदभाव नहीं किया है। अगर भेदभाव किया है तो आज की सरकार जो आज आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट में बैठी है, आज वो उस तरह के भेदभाव कर रही है जिस तरह के उन्होंने देखिए इन्होंने 65 साल जो किया वही करने लगे। देखिए, अरे बख्शी जी, आपको बख्श दीजिए कम से कम मुसलमानों को। मोहसिन भाई, मुसलमानों को। मोहसिन भाई, राजीव बख्शी की बात आने दीजिए। मोहसिन रजा, अपनी बारी पे बोलिए। राजीव बख्शी, हम किसी पे हमदर्दी नहीं कर रहे हैं, हम किसी पे हमदर्दी नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ अपना फर्ज अदा कर रहे हैं और हम अपना फर्ज निभा रहे हैं। और मेरा क्या मानना यह है कि आज जिस प्रकार से, देखिए ये बात मैंने नहीं चालू की, ये बात बड़ी एकेडमिक डिबेट हो रही थी, और मेरा मानना यह है कि आज भी मेरी अतर भाई से बात हो रही थी इस ब्रेक के दौरान, और हम लोग ये बात कर रहे थे कि शायद ये जो एक राजनीतिक इलेक्शन होती है जहां पर मुसलमानों को लुभाने की बात होती है, तो शायद ये अमिताभ, ये मुसलमानों को ही लुभाने की बात नहीं होती है, ये दलितों को भी लुभाने की बात होती है, ये ठाकुरों को भी लुभाने की बात होती है, ये पंडितों को भी लुभाने की बात होती है, ये दलितों को लुभाने की भी बात होती है। तो सवाल इस बात का है कि आज हमारा जो राजनीतिक सिस्टम है, जहां पर भी वो कोई कमजोर कड़ी पाता है, उस कमजोर कड़ी को पकड़कर वो आगे बढ़ने की कोशिश करता है, और जहां पर ये आगे बढ़ने की कोशिश, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो या बीएसपी हो, जहां पर भी वो उस चीज को देखती है कि यहां पर इस तरह की कमजोर कड़ी है, उस कड़ी को पकड़ के वहां पर लुभावने सपने दिखाए जाते हैं, और शायद वो बहुत जहां पर नहीं पूरे हो पाते हैं या वो असंभव होते हैं उनको पूरा कर पाना। और मैं इस बात को फिर से दोहराना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी ने कोई मुसलमानों की राजनीति नहीं कही, कांग्रेस पार्टी ने कभी दलितों की राजनीति नहीं और न ही किसी वर्ग की विशेष की राजनीति करी है। कांग्रेस पार्टी ने इस देश की राजनीति करी है और ये देखा है कि किस तरह से इस देश का हर एक नागरिक संपन्न हो सकता है। दुर्भाग्य जरूर है कि आज भी मुसलमान बेपढ़ा लिखा है, आज भी दलित बेपढ़ा लिखा है, आज भी ब्राह्मण भी आपको दलित बेपढ़ा लिखा मिलेगा, हो सकता है ठाकुर भी बेपढ़ा लिखा मिले, हो सकता है यादव भी बेपढ़ा लिखा मिले। तो बात आज मुसलमान या दलित या ठाकुर की नहीं है, आज बात इस देश की है और देखना इस बात का है कि इस देश में जो सुविधाएं मुहैया होनी चाहिए। ठीक है राजीव बख्शी, ठीक है। अतर हुसैन साहब, आज बड़ा दुर्भाग्य है कि मैंने ये मसला मालूम क्यों उठाया, इंडिपेंडेंस के बाद हमको पता है कि ठाकुरों में भी कुछ अनपढ़ है, ब्राह्मणों में भी है, लेकिन उत्तर प्रदेश का जो साक्षरता प्रतिशत है वो 70 से ऊपर है, 70% से ऊपर, और उत्तर प्रदेश के मुसलमानों में साक्षरता 35% है। इसलिए सवाल बनता है कि नहीं बनता भाई? 70 साल की आजादी, बड़े बड़े सेकुलर नेता हो गए इस प्रदेश में, और मुसलमान 100 में 35 ही पढ़ पाया अभी तक। आपको इसमें अतर हुसैन साहब बांटना होगा, आपको ये भी देखना होगा कि दलित वर्ग कितना शिक्षित है, आपको ये भी देखना होगा कि उसमें ठाकुर वर्ग कितना शिक्षित है या यादव कितना शिक्षित। बिल्कुल ये मुद्दा है, क्योंकि और समाज के जो और वर्ग हैं, चाहे वो हम लोग, फिर अच्छा नहीं लगता है बार बार कहना, खैर अब जो कोई डिबेट है हमें इस तरह से एक्सप्रेस करना पड़ेगा कि ठाकुर भी हैं, ब्राह्मण भी हैं, मुसलमान भी हैं,
ये बड़ा दुर्भाग्य है कि जब राजनीति होती है तो इस तरह से हम समाज के तबकों को करते हैं। बेहतर होता हम क्लास की बात करते हैं, हम ये बात करते हैं कि कुछ ज्यादा शिक्षित लोग हैं, कुछ कम हैं, कुछ जिनके पास ज्यादा रोजगार है, हम इन इश्यूज पे बात करते हैं। पर कहीं ना कहीं पॉलिटिकल डिस्कोर्स मजहब के आधार पर चला जाता है, और मजहब और जात में ये फैक्ट है कि मुसलमान उत्तर प्रदेश में कम पढ़ा लिखा है, उसके पास कम शिक्षा है, और ये सच्चाई है। और कहीं ना कहीं ये सरकार की जिम्मेदारी होती है कि ये बेसिक एम्यूनिटीज अपनी आवाम तक मुहैया कराना। पर जहां राजनीति की बात होती है, मैं इसमें एक बात जरूर कहूंगा कि हमारे सिस्टम में जैसे कुछ पार्टियां वोट मांगती हैं ये कह के कि मुसलमान को हम ये सुविधाएं देंगे, पर एक ऐसी पार्टी है या कुछ कहा जाए कि ऐसा एक राजनीतिक सोच है जिसके साथ वोट तभी जुड़ता है जब ये बात कहे कि हम उस समाज को साथ नहीं जोड़ेंगे। तो ये भी भावना आती है मुसलमानों के साथ। ये कहा जाए कि जब कुछ स्पेशल इनिशिएटिव ले आते हैं, क्योंकि पिछली सरकार में मनमोहन सिंह जी ने कहा कि इक्वल अपॉर्चुनिटी कमीशन की बात जब रखी और कहा कि इस मुल्क में पहला हक अल्पसंख्यकों का है, तो उसका मकसद ये नहीं था कि पहला हक है, ये था कि रिसोर्सेज में अल्पसंख्यक पीछे हैं, तो हमें अपने मुल्क के कुछ रिसोर्सेज अल्पसंख्यक समाज के साथ भी शेयर करने पड़ेंगे। पर एक बहुत बड़ा डिबेट खड़ा होता है और उसमें वो राजनीतिक सोच आती है जो उसको काउंटर करती है, उसका विरोध करती है। तो इस किस्म की एक राजनीति तो हो रही है, मतलब जहां डिलीवरेंस की बात आए और मुसलमानों के साथ कोई पर्पसफुल स्कीम्स आने की, तालीम से रिलेटेड, या जैसे अभी अखिलेश सरकार ने इसका अनाउंसमेंट, फिर वही वाली आचार संहिता है, मैं दोहराऊंगा नहीं, कुछ स्कीम्स अनाउंस करी, पर पब्लिक डिस्कोर्स में आके 2014 में एक राष्ट्रीय पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने पश्चिम यूपी की एक रैली में कहा कि एक मुसलमान नाम लेते हुए कहा कि इसका हक जो है, एक हिंदू नाम लेके कहा कि इसको क्यों मिले। ये सब पब्लिक डिस्कोर्स में आता है। तो ये पूरी राजनीति है। मुसलमान जो है इस प्रदेश की एक राजनीति का हिस्सा बन गया है, चाहे वोट मांग के, चाहे इसको वोट ना इसका मांगो, तब भी वो राजनीति है। 403 सीटें विधानसभा की हैं, 143 मुस्लिम प्रभावित सीटें हैं, और ऐसा माना गया और ऐसा देखा गया कि बीएसपी ने 100 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं मुस्लिम बहुल के, और वैसे ही समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन है, इनका भी आंकड़ा तकरीबन ऐसी है। यानी कि साफ इशारा है कि मुस्लिम उम्मीदवार मुस्लिम वोट को खींचेगा और वो सीट हम जीतेंगे। तो ऐसा होते रहता है और आंकड़े गणित जुड़ाया जाता है, वो भी सिर्फ सत्ता के लिए और कुर्सी कब्जाने के लिए, उनके हाल के लिए नहीं। इसी को लेकर चर्चा हो रही है। अमिताभ जी के पास हम जा रहे हैं, समय थोड़ा कम है। अमिताभ जी, छोटे छोटे कमेंट लेने होंगे सबसे, इनके हालत पर, क्या सुधर पाएगी हालत? विधानसभा चुनाव में चाहे कोई भी पार्टी जीते, सत्ता में आई वो पार्टी काम करेगी क्या मुस्लिम समाज के लिए? अरशद आबिद साहब, आपसे एक ही सवाल मैं पूछूंगा बस। 2014 में लोकसभा का जो नतीजा आया, उसमें उत्तर प्रदेश से एक भी मुसलमान लोकसभा नहीं पहुंचा। मुलायम सिंह जी 2 जगह से जीते, आजमगढ़ और मैनपुरी। मुलायम सिंह जी के पास अवसर था, वो आजमगढ़ में से इस्तीफा देते तो वहां उन्होंने मैनपुरी से इस्तीफा दिया। तो मैनपुरी से तेज प्रताप को लड़ाने की बजाय किसी रज्जाक को क्यों नहीं लड़ा दिया, किसी खालिद भाई को क्यों नहीं लड़ा दिया, किसी जुम्मन को क्यों नहीं लड़ा दिया? कम से कम हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत में एक मुसलमान तो पहुंचता यूपी से। आबिद साहब, अमिताभ जी, अगर आप पॉलिटिकल पार्टियों का राजनीतिक इतिहास उठाकर देखें तो सबसे ज्यादा राज्यसभा, सबसे ज्यादा विधान परिषद में अगर सदस्य गए हैं तो समाजवादी पार्टी से गए हैं। और समाजवादी पार्टी मैंने जो पूछा, मालिक मेरे पास इतना समय नहीं है इतिहास का, जो पूछा है उस पर उत्तर हो तो दीजिए। प्राप्त मंत्री बनाए हैं अमिताभ जी, सुन लीजिए। और समाजवादी पार्टी ने मंत्रिमंडल में मुसलमानों को सबसे ज्यादा भागीदारी दी है। समाजवादी पार्टी सवाल पूछा उसका उत्तर मुसलमानों की राजनीति नहीं करती, समाज के सभी वर्गों की राजनीति करती है, विकास की राजनीति करती है। मैंने कहा कि समाजवादी पार्टी, साहब मुझे सब पता है इतिहास भूगोल उत्तर प्रदेश का। एजुकेशन का मामला हो, चाहे पुलिस का मामला हो, चाहे कोई भी मामला हो, उसमें दी है।
अगर मैंने जो पूछा, एक तो चूंकि हमारा कंट्री लोकतांत्रिक देश है तो यहाँ पर सब मेरे सेकुलर होना चाहिए। सवाल का जवाब नहीं आ रहा अमिताभ। इसका उत्तर नहीं आया मित्र, नहीं माफ करिए। कर्नल फोर्सेज है जो मुसलमानों को, चलिए समय नहीं है, अब समय नहीं है मित्र। ठीक है, अमिताभ जी के पास, मैंने प्रश्न पूछा, आपने उत्तर अमिताभ जी नहीं के दिया। पास हम जा रहे हैं। अरशद आबिद रोक रहे हैं आपको संपादकीय टिप्पणी के लिए, हम जा रहे हैं। अमिताभ जी प्लीज संपादकीय टिप्पणी। ये प्रश्न मैंने इसलिए उठाया, ये प्रश्न पूरे पॉलिटिकल सिनेरियो को दिखाता है। एक अवसर था, उत्तर प्रदेश के 85 में से एक भी मुसलमान नहीं आया लोकसभा में। नेताजी के पास एक अवसर था, वो मैनपुरी से मुसलमान जिता के भेज सकते थे, आजमगढ़ से जिता के भेज सकते थे। कम से कम बराए नाम एक आदमी तो रहता लोकसभा में, नहीं। तब उन्होंने तेज प्रताप को लड़ाया और हमदर्दी मुसलमान से। एक बड़ा मौजूद शेर है, तू इधर उधर की न बात कर, तू ये बता कि कारवां क्यों लुटा, रहजनों से हमको गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। जो रहबर रहे उन्होंने क्या किया, मैंने देगची से एक चावल निकाल के दिखाया और आपने देखा उस चावल का असर क्या हुआ बहस में। एक अवसर था, क्या किसी राजनीतिक दल ने यह सोचा कि 19-20% की आबादी और सूबे से एक आदमी लोकसभा नहीं, लोकशाही ऐसे चलेगी? नहीं सोचा ना। जिनके हाथ में अवसर था उन्होंने भी नहीं सोचा। चलो अपनी सीट न छोड़ते, जब 2 से जीते हो तो एक पर छोड़ ही सकते थे, नहीं। तब परिवार को दिया। और अगर 70 साल में 35 लोग आप पढ़ा पाए कुल 100 में, तो मैं कैसे मान लूं आपकी आंख में आंसू है, आपकी आंख मुसलमान के दर्द से नम होती है? नहीं होती। सारे राजनीतिक दल इसमें शामिल हैं। मैं उस बहस में नहीं जाता कि सेकुलर और कम्युनल की जो डेफिनेशन इंडियन पॉलिटिक्स में है, मैं उस बहस में नहीं पढ़ता। मैं तो एक ही नपने से सबको नापता हूं। सियासी दलों की आंख में मुसलमान की हालत देखकर कभी आंसू नहीं आता। तो कुछ तो बंटाधार किया सियासी नेताओं ने और कुछ बंटाधार किया उन मौलानाओं ने जिन्होंने नेताओं से हॉबनॉबिंग कर ली, गठबंधन कर लिया पर्दे के पीछे। देश की एक बड़ी मस्जिद है, वहां से राजनीति होती है। धर्म नीति कम, राजनीति ज्यादा। जो सीढ़ी चढ़ जाए सो एमपी बन जाता, एमएलए बन जाता, राज्यसभा चला जाता, और एक तो राजदूत भी बन गए। लेकिन जो नमाज पढ़ने आ रहा है चांदनी चौक से, बल्ली मारान से, उसकी किस्मत नहीं बदली। ये कौन लोग हैं जो फायदे को कन्फाइंड करके रखे हैं? चले जाइए फिरोजाबाद, चूड़ी बनाते बनाते फेफड़े जल गए मुसलमान के। कहां जिम्मेदारी समझी? इतने बड़े बड़े कांड हो गए, मलियाना हो गया, हाशिमपुरा हो गया, क्या न्याय हुआ? नहीं। चंद पैसे बांट दिए, मुआवजा का ऐलान कर दिया, आपका फर्ज पूरा हुआ। क्या हुआ? जाइए आज भी पूछिए जाकर वहां हाशिमपुरा में और मलियाना में किसने न्याय किया। आज भी उन मोहल्लों में जाइए तो औरतें रोती हैं, आदमी बिलखते हैं। आज भी वो दंश वो मुसलमान चेहरे लोग भोग रहे हैं। ये किसकी जिम्मेदारी थी? ये क्या हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं थी? हर बच्चा पढ़े, सर्व शिक्षा अभियान आ गया, शिक्षा का अधिकार कानून पास हो गया, लेकिन मुसलमान 100 में 35 ही पढ़ पाए। अजब तमाशा है भाई, अजब तमाशा है। पूरे उत्तर प्रदेश का साक्षरता दर 72% हो गई, 73% हो गई, लेकिन मुसलमान की इतनी रही। और नेता सारे मुसलमानों के दुख में इतने दुखी हैं कि दुबले हो गए। ये नहीं चलेगा ना। चुनाव आते जाते रहेंगे, लेकिन ये रास्ता अच्छा नहीं। मैं कहूंगा
मुसलमान को मुख्य धारा में लाइए, मुख्य धारा में लाइए। दूसरा कोई विकल्प नहीं, कोई रास्ता नहीं। शास्त्र में कहा नान्यः पंथः अयनाय, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं। हिंदुस्तान की तरक्की के लिए, यूपी की तरक्की के लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं है। 20% को गरीबी और अशिक्षा के अंधेरे में छोड़कर जो लोग ये सोचते हैं कि उत्तर प्रदेश आगे बढ़ जाएगा, वो लोग दिन में सपने देखते हैं, दिन में सपने। जब तक मुसलमान आगे नहीं बढ़ेगा, दलित आगे नहीं बढ़ेगा, पिछड़े आगे नहीं बढ़ेंगे, तब तक सूबा आगे नहीं बढ़ेगा। ये ध्यान रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मोहसिन रजा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अरशद आबिद जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और साथ ही साथ राजीव बख्शी जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अतर हुसैन साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अमिताभ जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में आने के लिए।